हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्ब का टॉपिक रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है आपका, या किसी भी लैंग्वेज के सीखने के लिए आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब क्या एक्चुअल में परफॉर्म करता है, वर्ब का मीनिंग क्या होता है। तो वर्ब को डिटेल वाइज हम समझेंगे। वर्ब के बारे में हम जो है लेवल कोई भी जीरो नहीं होता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में होता है बेसिक से एडवांस हम सीखने वाले हैं। तो कभी आप ये सोचो कि जीरो लेवल से सिखाओ, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसमें कोई लेवल नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेज सबके लिए होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये बेसिक होता है। बेसिक सिंपल से कंसेप्ट होते हैं और उससे फिर आप एडवांस लेवल तक की इंग्लिश करते हैं। तो ध्यान रखें कि जो वर्ब का टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज है ना वर्ब का बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक वर्ब का सबसे पहले याद रखना है कि वर्ब होता क्या है। एक्चुअल में वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को या किसी डूइंग को या किसी बीइंग को एक्सप्रेस करता है, किसी भी पर्सन के हो कार्य को पसंद कर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका किसी भी एक्शन को। ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करे, बीइंग होने या ना होने को रिप्रेजेंट करे, उसको आप वर्ब बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। अब बेसिक वर्ब जो होती हैं वो कितने टाइप से होती हैं? बेसिक वर्ब जो होती हैं आपकी कितने टाइप से होते हैं? एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर नॉर्मली आपकी कितने टाइप की वर्ब होती हैं? दो टाइप की वर्ब होती है। कितने टाइप की वर्ब होती हैं? दो टाइप की वर्ब होती हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो हम इसी बेसिक के हिसाब से करके चलेंगे कि हमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरा आपका जो होता है ना वो होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। तो दो टाइप की आप वर्ब होती हैं, दो टाइप की आपकी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्लियर पॉइंट। इसी हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कितने टाइप की होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका है मोडाल्स यानी कि सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। कितने टाइप की वर्ब होती हैं? दो टाइप की वर्ब होती है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्लियर पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आती हैं और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। तो ध्यान रखें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके अंदर आपकी तीन टाइप से वर्ब यूज होते हैं, तीन टाइप से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। पहला पॉइंट जो होता है, पहला पॉइंट वो आपका होता है टू डू की फॉर्म, टू डू की फॉर्म, जिसके अंदर डू, डज या डिड का यूज होता है। सेकंड जो होता है आपका वो आता है आपका टू हैव की फॉर्म। किस चीज़ की फॉर्म होती है? टू हैव की फॉर्म, जिसके अंदर आपका आता है हैज़, हैव या हैड। क्या आता है? हैज़, हैव या हैड आता है। और थर्ड पॉइंट आपका होता है वो होता है आपका टू बी की फॉर्म। क्या होता है? टू बी की फॉर्म, जिसके अंदर इज, एम, आर, वॉज या वर का यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इज, एम, आर या वॉज, वर का यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपका टू डू, टू हैव और टू बी की फॉर्म तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को, जो कि डिपेंड करता है आपका किस चीज़ के ऊपर? अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके बिहाफ पे आती हैं? अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना वो टेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं। किन के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं या किन में यूज़ होती है? बिल्कुल सही जवाब
टेंसेज में यूज़ होती हैं। जैसे जर्नली आपने इज, एम, आर, वाज, वर या हैज़, हैड को टेंस में देखा है, परफेक्ट टेंसेज में देखा है, कॉन्टीन्यूस टेंसेज में देखा है। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब किस में यूज़ होती हैं, आपकी टेंसेज में यूज़ होती है। मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा कि टू डू की फॉर्म कैसे कैसे यूज़ हो जाएंगी, टू हैव की फॉर्म कैसे यूज़ होंगी, या टू बी की फॉर्म के बारे में भी हम डिटेल में करने वाले हैं। तक इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो आगे जो पॉइंट है बच्चों ध्यान से समझो, आगे जो पॉइंट है आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आता है मोडाल्स। क्या आता है? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आता है आपका मोडाल्स। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपका आता है मोडाल्स। क्या आता है? मोडाल्स। अब मोडाल्स को भी हम ना 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं बच्चों। कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम सिंपल लिखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल या विल। क्लियर पॉइंट। और एक और मोडाल्स रह गया बिल्कुल सही, ऑट टू। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही हम इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लिखने वाले हैं नीड और डेयर को। किस चीज़ को? नीड और डेयर को। और थर्ड पार्ट जो रहेगा अपना उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, हम बातें करेंगे यूज टू के बारे में। क्लियर है पॉइंट? किस चीज़ के बारे में बातें करने वाले हैं? यूज टू के बारे में बातें करने हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ ले, बेसिक समझ ले बिल्कुल। तो बेसिक्स टू एडवांस हम वर्ब के ऊपर जाएंगे। अगली 7 से 8 या 10 वीडियो जो हैं वो वर्ब के बिहाफ पे ही रहेंगी आपकी। तो मैंने आपको बोला है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो 2 टाइप से होती हैं आपकी। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसके अंदर टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, जैसा कि मैंने बताया टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू डू, टू हैव और टू बी की फॉर्म। और ऐसे ही सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि मोडाल्स होते हैं आपके, उसको भी 3 पार्ट में मैं डिवाइड किया है, जिसको आप बोल सकते हो कि एक पार्ट में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल या ought to को रखा है। सेकंड पार्ट में नीड और डेयर को रखा है और थर्ड पार्ट में आपका रखा गया है यूज टू को। किस चीज़ को रखा गया है? यूज टू को रखा गया है। क्लियर है पॉइंट? अब मैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हेल्पिंग वर्ब्स में इंडिविजुअली आपका क्या पॉइंट यूज़ होता है, इंडिविजुअली क्या पॉइंट यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो समझेंगे ज़रा। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है अपनी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम टू डू के बारे में बात करने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? टू डू के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो टू डू होता है इसके अंदर डू, डज या डिड का यूज़ किया जाता है एज एन हेल्पिंग वर्ब। किस तरीके से यूज़ किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज़ किया जाएगा तो बच्चों इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ किया जाता है। किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ किया जाता है। ध्यान से समझ लो, जैसे मैं प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे तो हमें चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब नोट लगाने के लिए, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, यहाँ पर डू या डज प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ होगी और डिड आपकी पास्ट टेंस के अंदर यूज़ होगी। किस में यूज़ होगी? प्रेजेंट या पास्ट टेंस के अंदर यूज़ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल ये आया कि अगर मान लो मैं कहूँ कि ही टीचेज मी इंग्लिश, तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और इसको अगर मैं नेगेटिव लेके जाऊँ, देखो बच्चों नेगेटिव अगर बनाना है मुझे,
तो ही डिड नॉट, या सॉरी ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। क्या बनेगा? ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। तो जैसे ही डज या डू आता है आपका, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच जाती है। क्या बच जाती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच जाती है। तो पहला आपका पॉइंट जो बनता है कि डू, डज या डिड एज एन हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। क्लियर पॉइंट। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझ लेना बच्चों, स्ट्रक्चर जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ध्यान रखो नेगेटिव में इसके साथ नोट आता है। क्या आता है? नोट आता है। अब अगर मान लो मैं दूसरे तरीके से काम कराना चाहूँ, कितने तरीके? दूसरे तरीके से काम कराना चाहूँ किस चीज़ को? टू डू को। एक बार समझना बच्चों, टू डू को अगर मैं दूसरे तरीके से काम कराना चाहूँ, कैसे भी? हेल्पिंग वर्ब के अलावा डू, डज और डिड या डन या डूइंग, ये आपकी मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। किस रूप में काम करती है? मेन वर्ब के रूप में। आ रही बात समझ में? किस रूप में काम करती है? बिल्कुल अच्छी बात है, मेन वर्ब के रूप में काम करती है। डू, डज, डिड और डन और डूइंग फर्स्ट फॉर्म एस वाली वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं आपको। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि आई डू इट, मैं ये करता हूँ, या आई डू दिस जॉब, मैं ये जॉब करता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दें कि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, आई आपका सब्जेक्ट है बच्चों, ये आपकी वर्ब है। क्या है? ये आपकी वर्ब है। तो ये इस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट होया। तो इसमें जो डू है वो आपकी मेन वर्ब है। क्या है? ये आपकी डू मेन वर्ब है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तो कैन मोडाल्स है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है मोडाल यूज़ हुआ है कैन, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर जो कैन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जो कैन यूज़ हो रहा है वो कैसे यूज़ हो रहा है? आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, सॉरी डू यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो कैन के बाद डू है या फिर ये डू है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है बच्चों। किस रूप में यूज़ हो रहा है? मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो ये डू यूज़ हो रहा था, कहाँ पर? यहाँ पर ये जो डू यूज़ हो रहा था, ध्यान से समझना, ये वाला डू या डज यूज़ हो रहा था, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। किस रूप में यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। समझ में आ रही बच्चों? तो यहाँ पर डू यूज़ हो रहा है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ही डज दिस जॉब। तो ही सिंगुलर है, तो ये जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एक सिंगुलर मेन वर्ब यूज़ हो रही है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है। कैसी वर्ब यूज़ हो रही है? सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है, मेन वर्ब यूज़ हो रही है, न कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। बच्चों ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब यूज़ नहीं होती है। लेकिन इधर हमने इसके अलावा कोई भी वर्ब यूज़ नहीं कर रखी, तो इसको आप मेन वर्ब मानेंगे। क्या मानेंगे? मेन वर्ब। तो जो आपका पॉइंट है, क्या पॉइंट है? जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि डू, डज, डिड जो है वो आपका किस तरीके से यूज़ हो सकता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, कि डू, डज और डिड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और आपका मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से यूज़ होगी, डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगी, और आपका उसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं मिला, मेन वर्ब नहीं मिला, फर्स्ट फॉर्म नहीं मिला। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगी। तो अगर क्लियर पॉइंट, ऐसे ही हम करने वाले हैं टू हैव की फॉर्म। क्या करने वाले हैं? हमें टू हैव की फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सेकंड पॉइंट आपका है वो टू हैव की फॉर्म है। वो टू हैव की फॉर्म क्या होता है? ध्यान से समझो बच्चों,
टू हैव की फॉर्म जो होती है ये भी आपकी दो तरीके से यूज होती है। जब हैज, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, किसके रूप में यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगी। तो ध्यान से समझना बच्चों कि इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। लेकिन जब हैज, हैव या हैड या इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हैविंग, ध्यान दो बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और हैड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों रहती हैं, और हैविंग आईएनजी। तो ये दोनों की दोनों ये चीज़ें आपकी मेन वर्ब के रूप में भी काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? मेन वर्ब के रूप में भी काम करेंगे। जैसे टेंसेस में स्ट्रक्चर होता है आपका कि हैज़, हैव, हैड जो भी होता है, हैज़, हैव, हैड जो भी होता है, ध्यान रखें कि भाई ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। किस रूप में काम करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। और ऐसे ही ये आपका मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में? कुछ दो तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल में अगर समझे हम तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, तो बच्चों ध्यान से समझो कि अगर आपसे पूछी जाए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैड, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। हम हमेशा बचपन से ये करते आए हैं कि जहाँ पर भी हमें हैज़, हैव, हैड दिखाई देती है तो हम उनको क्या बोलते हैं? उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हमें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब तब होगी जब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि हैज़ और हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आपकी परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती हैं बच्चों? परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, इन दो सेंटेंसेस को अलग अलग देखना। अगर मैं कहूँ कि आई हैव एग्जीक्यूटेड एन आइडिया, एग्जीक्यूट किया है, हमारी बात समझ में? आई हैव एन एग्जीक्यूटेड या प्लान, एग्जीक्यूटेड ही लगाओ, सॉरी, आई हैव एग्जीक्यूटेड एन आइडिया। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने बोला आई हैव एन आइडिया। क्या बोला यहाँ पे मैंने? आई हैव एन आइडिया। तो यहाँ पर जो हैव के बाद आइडिया एज ए नाउन यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ऑब्जेक्ट। और ये आपका क्या बनाया गया है? सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हैव जो है वो आपकी मेन वर्ब है। क्या है? ये हैव आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन इधर आप अगर देखोगे, ध्यान से समझना, इधर आई आपका सब्जेक्ट है। क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और हैव के बाद ध्यान से समझना आप, है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है। क्या वर्ब यूज हो रखी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हैव यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहे हैं? हैव यहाँ पर काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। किस चीज़ का काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। तो भाई बात याद रखने की ये है बच्चों, ध्यान से समझना कि हैज़, हैव, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आता है। हैज़, हैव, हैड आपका मेन वर्ब के रूप में भी काम आता है। हैज़, हैव, हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। हैज़, हैव, हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हुई, उसके बाद अगर कोई नाउन आया, अगर उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ, तो ध्यान से समझ लेना कि वो आपकी किस रूप में काम देगी? वो आपकी मेन वर्ब के रूप में काम देगी, वो आपकी मेन वर्ब बन जाएगी। तो ऐसे ही टू डू और टू हैव दो टाइप की आपकी हेल्पिंग वर्ब और दोनों को मेन वर्ब के रूप में काम करा के मैंने सिखा दिया है। तो जो तीसरे टाइप की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में भी हम एक बात समझेंगे कि वो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और काम करती है कि नहीं करती है। तब तक आप सोचो, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ।
अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो आपका फॉर्म होता है टू बी की फॉर्म, टू बी की फॉर्म जो होता है टू बी, जिसके अंदर आप जर्नली इज, एम, आर, वॉज, वर्क का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर्क का यूज़ करते हैं। तो ये जो आपकी टू बी की फॉर्म है, ये जो आपकी टू बी की फॉर्म है, जिनको आप बी की फॉर्म भी बोल सकते हो, टू बी भी बोल सकते हो, तो ये होती है आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर्क। अब ये भी दो तरीके से यूज़ होती हैं। क्लियर पॉइंट? देखो ध्यान से समझना है कि इनके बाद टू बी की फॉर्म के बाद क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आज के बाद आप इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको फील नहीं होने वाली है। तो आपको समझना है कि टू बी की फॉर्म के बाद अगर कोई वर्ब आई, टू बी की फॉर्म के बाद ध्यान रखना है इनके साथ अगर कोई वर्ब आती है, क्लियर पॉइंट, अगर कोई वर्ब आती है, मेरा मतलब समझना कि अगर कोई वर्ब आती है तो इसका मतलब वर्ब भी क्या आती है? वर्ब भी दो टाइप से आते हैं। कितने टाइप से वर्ब आती हैं? दो टाइप से वर्ब आ सकती हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। क्लियर पॉइंट, ध्यान रखना, दो टाइप से आपकी वर्ब यूज़ हो सकती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रोग्रेसिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या V3 बोलते हो आप, जैसे भी बोलते हो बच्चों। क्लियर पॉइंट? तो वर्ब आपकी आ सकती है, तो उस टाइम पे हम इसको क्या बोलने वाले हैं? हम इसको क्या बोलने वाले हैं? बिल्कुल सही जवाब, हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर टू बी की फॉर्म के बाद वर्ब आती है, और वर्ब बेसिकली कितने टाइप से आएगी? दो टाइप से आएगी, या तो आईएनजी वाली फॉर्म आनी है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। क्लियर पॉइंट? तब तो होगा ये आपका मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब होगा। मैं बता दूंगा बच्चों कि आईएनजी वाली फॉर्म कब आएगी या थर्ड फॉर्म, वैसे भी मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ आपका डिटेल में, इसी चैनल के ऊपर पहले वीडियो आ चुकी हैं। अभी मेरे को बताना है कि दूसरा टाइप जो बनता है ना, दूसरा टाइप वो बनता है जी लिंकिंग वर्ब का। किस चीज़ का बनता है? लिंकिंग वर्ब का। क्लियर है? जब इसके बाद नाउन, प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए, जब भी इसके बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब काम करती हैं, किस चीज़ का काम करती हैं? बिल्कुल सही, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। किस चीज़ का काम करती हैं बच्चों? लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। अब ये लिंकिंग वर्ब या ये जो हेल्पिंग वर्ब आपने बना रखी है ना, कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है, ये किस तरीके से काम करेंगे ध्यान रखो। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं, बिल्कुल समझने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मान लो मैं सेंटेंस लिखूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। फिलहाल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपको, तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ जो इज़-एम-आर यूज़ किया गया है, इसके तुरंत बाद आपके सामने आपके पास क्या दे रखा है? वर्ब दे रखा है। कौन सी फॉर्म दे रखा है? थर्ड। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो इज़-एम-आर है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है? किस चीज़ का काम कर रहा है? ये बिल्कुल सही जवाब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मान लो मैं कहूँ कि आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो एम दे रखा है उसके तुरंत बाद योर टीचर ऑफ इंग्लिश एक नाउन दे रखा है। क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। मतलब कोई भी वर्ब नहीं दे रखी है बच्चों, ध्यान रखो। इज़-एम-आर के बाद यहाँ पर वर्ब है मेरे पास और यहाँ पर नाउन है, ये फ़र्क है। अगर ध्यान रखो, अगर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
का स्ट्रक्चर कहलाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन बच्चों आपको याद क्या रखना है कि अगर मान लो मैं इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा और ये आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहने वाली, ये आपकी रहने वाली है, बिल्कुल सही जवाब, लिंकिंग वर्ब रहने वाली है। क्या रहने वाली है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो काम करेंगे वो आपका काम करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किस चीज़ का काम करेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। क्लियर पॉइंट? भाई जो भी लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वो बच्चों किस चीज़ का काम करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनने वाला है। शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में जो आपका पॉइंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दे रखा है जी। क्या बनता है? SVO। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है SLSC। क्या बनता है? SLSC। S फॉर सब्जेक्ट, L फॉर लिंकिंग वर्ब और SC फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान रखें कि अगर टू बी की फॉर्म के जस्ट बाद कोई भी वर्ब आती है, क्या आती है? टू बी की फॉर्म के जस्ट बाद कोई भी वर्ब आती है तो ध्यान रखना है आपको, किस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वो आपकी लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। वो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। क्लियर पॉइंट? जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया है, मैं सारे पॉइंट आपके क्लियर करूँगा, बस आप वीडियो एंड तक देखते रहो। और अगर आपको वीडियो लाइक आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो भाई, शेयर करो। अगर मैटर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में क्या अर्ज है? शेयर तो करना बनता है ना, तो शेयर करो, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि जब मान लो सेंटेंस ऐसे हो जाए कि अगर ये कहा जाए, देखो मैंने कहा कि टू बी की फॉर्म के बाद ING या टू बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म का रीज़न क्या होता है? क्लियर पॉइंट? हम बात करने वाले हैं टू बी की फॉर्म के बाद ING वाली फॉर्म कब आती है या टू बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म का क्या रीज़न होता है। जैसे कि ये बचा हुआ था, अब ये पॉइंट मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ये पॉइंट मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। आप पूछोगे कब करवा चुका हूँ, तो याद करो आप कि टू बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो थर्ड फॉर्म है वो मैंने कहाँ बताई है आपको? कहाँ बताई है? बिल्कुल सही जवाब, कहाँ बताई है? पैसिव में बताई है। कहाँ बताई है? पैसिव के अंदर बताई है। क्लियर है? तो आपने एक्टिव और पैसिव तो सुना ही होगा कि एक्टिव का मतलब क्या होता है या पैसिव का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव का मतलब और पैसिव का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ आपकी एक्टिव रहेगी। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ कि पैसिव जो है वो केवल एक ही ट्रिक के माध्यम से आप आइडेंटिफाई करना, वो है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर जैसी जो भी फॉर्म होती हैं, उसके बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में आए तो पैसिव होती है। लेकिन पैसिव यूज़ कब किया जाता है? पैसिव यूज़ कब किया जाता है? एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है भाई? बिल्कुल सही जवाब, क्या डिफरेंस होता है बताओ ज़रा, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो। एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है? अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट उस वर्ब का काम करे, ठीक है, और या फिर सब्जेक्ट उस वर्ब का काम ना करे, डूअर ना हो। ध्यान रखना कि जो वर्ब आपकी यूज़ की जाती है, ये वाली जो वर्ब यूज़ की जाती है, ये वर्ब आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? एक्टिव फॉर्म। और ये फॉर्म आपकी कैसी होती है? पैसिव फॉर्म। पहले भी बता चुका हूँ एक्टिव पैसिव पे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अपनी वर्ब का काम खुद करता है, अकॉर्डिंग टू वर्ब ये एक्टिव होता है या सब्जेक्ट का असर पड़ता है वर्ब के ऊपर, इम्पैक्ट पड़ता है,
तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। और अगर मान लो सब्जेक्ट का काम मतलब सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है वर्ब के ऊपर, सब्जेक्ट काम नहीं करता है, वर्ब के अकॉर्डिंग इफेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर जो वर्ब आती है वो पैसिव फॉर्म आती है। कैसे फॉर्म आती है? पैसिव फॉर्म आती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि अगर मान लो एग्जाम्पल करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज टॉट in your class। by your English educator। क्लियर पॉइंट? अब देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म यूज की हो आप, इज एम आर प्लस में टोट, टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है, तो ये आपने पैसिव यूज़ किया है, पैसिव यूज़ किया है। और पैसिव यूज़ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, देखो पैसिव यूज़ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो आप सब्जेक्ट यूज़ किए हो, जो आप सब्जेक्ट यूज़ किए हो, ये सब्जेक्ट इस वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब्जेक्ट इस वर्ब का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इंग्लिश अपने आप को नहीं पढ़ा सकती, तो ये सब्जेक्ट इसका नॉट डूअर है, डूअर है नहीं है। ये सब्जेक्ट इस वर्ब का काम है नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये वर्ब जो है वो पैसिव में यूज़ होगी। क्लियर है पॉइंट? अगर मान लो मैं कहूँ कि महेश सर इज टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ पर ध्यान दें कि महेश सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, महेश सर जो हैं वो आपको इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, तो ये सर जो हैं इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये इस वर्ब का डूअर है, ये इस वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये वर्ब देखो टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब और पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब किस हिसाब से आती है? अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से आती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग आती हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। क्लियर पॉइंट? इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं जनरली कितने टाइप की होती हैं, हमने डिस्कस किया है। क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा। सॉरी, हमने डिस्कस सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में किया है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं आपकी कितने टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कितने टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मैं आपको क्यों मतलब रिवाइज करवा देते हैं। आप थोड़ा सा बोर्ड स्लो चल रहा है तो मैनेज कर लें। देखो आज हमने बेसिक क्लास में सीखा है, क्या सीखा है हमने बेसिक क्लास के अंदर, इंग्लिश क्लास में। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वर्ब बेसिकली दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होती है? दो टाइप से होती है। एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी आपकी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर पॉइंट? दो टाइप की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू बी, टू हैव और टू डू। टू डू में आता है डू, डज, डिड, और टू हैव में आता है हैज़ और हैड, और टू बी में आता है आपका इज, एम, आर या वॉज वर्ब। क्लियर पॉइंट? ऐसे ही सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उनके अंदर मोडाल्स यूज होते हैं, जिनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट में सिंपल रह जाता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर। ठीक है, सेकंड पार्ट में नीड, डेयर आ जाता है, थर्ड पार्ट में यूज टू आ जाते हैं। और अगली वीडियो के अंदर मतलब आपको मैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसकी डिटेल्स हम बताएंगे एक नॉर्मली बेसिस पे ये कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पर क्या एरर आती है। तो मोडाल्स के बारे में जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप इस चैनल को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।